लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें बात होगी जम्मू कश्मीर की, वहां के मौसम के मिजाज के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए अब खबरों को देखते हैं तफसील से। जम्मू कश्मीर में एलजी और बीजेपी लीडरान के खिलाफ बड़ी दहशतगर्दाना साजिश का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द के निशाने पर जम्मू कश्मीर के एलजी हैं और इसके अलावा दहशतगर्दों के निशाने पर बीजेपी के कई लीडरान भी हैं। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान के खिलाफ आए दिन साजिशें रचते रहते हैं। इसी सिलसिले में हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एलजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू को निशाना बनाने की बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। खुफिया जराये के हवाले से खबर है कि हाल ही में मुजफ्फराबाद में हुई दहशतगर्दाना तंजीमों की मीटिंग में एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू को निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में जीते उम्मीदवार भी निशाने पर हैं। लश्कर और हिजबुल के दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में बीजेपी के जम्मू कश्मीर के बड़े लीडरान शामिल हैं। खुफिया जराये के मुताबिक कोटली के जमाउल हक मदरसे में 29 अक्टूबर को जैश ने मीटिंग बुलाई थी। इसमें सभी तंजीमों के कमांडर शामिल हुए थे। इस दौरान फिदायन हमले के लिए दहशतगर्दों को उकसाने और ज्यादा से ज्यादा हमले को अंजाम देने की हिदायत जारी की गई। लश्कर तैयबा का दहशतगर्द जियाउर रहमान मीर इस साजिश को लीड कर रहा है। बहावलपुर के मरकज उस्मानो अली में भी जैश ने ट्रेंड फिदायनियों की मीटिंग बुलाई थी। आईएसआई ने बाकायदा जैश को दरअंदाजी की मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो ये बात पसंद नहीं आ रही है जितने भी दहशतगर्द है कि कश्मीर के अंदर अमन है, जम्मू में अमन है, लद्दाख में अमन है। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस अमन के माहौल को किसी तरीके से खराब किया जाए और इसलिए उनके टारगेट पर वो तमाम लीडरान हैं, वो बड़े अफसरान हैं जो यहाँ पर अमन पसंद है। सीधे तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी इस वक्त निशाने पर है। जी मीडिया नुमाइंदे मनीष शुक्ला मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये फहरिस्त जारी हुई है और उस फहरिस्त को लेकर क्या क्या इंकशाफ हुआ है, किन किन लीडरान के नाम शामिल है जो कि टारगेट पर है इस वक्त? देखिए, कुछ दिनों के अंदर पीओके के अंदर 2 मीटिंग हुई है। एक मुजफ्फराबाद में हुई है और एक कोटली में हुई है। और मुजफ्फराबाद की मीटिंग में आईएसआई ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे लश्कर हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, उनके कमांडर्स थे। और उन मीटिंग में ये आईएसआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि चूंकि धीरे धीरे स्थितियां नॉर्मल हो रही है जम्मू कश्मीर में और जिस तरीके से 370 हटाया गया है उसको लेकर के बिल्कुल बौखलाहट में पाकिस्तान है। तो उन्होंने ये प्लान की हुई है कि एलजी हैं उनको टारगेट किया जाए। दूसरी मीटिंग कोटली में हुई है जिसमें ये बात कही गई है कि जो तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं या जो नए सरपंच चुन के आए हैं, बीडीसी से आए हैं, उनको भी टारगेट किया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तरीके से दहशत का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले से भी अगर देखें तो सरपंच और बीडीसी निशाने पर थे, लेकिन जिस लेवल के बड़े लेवल पे पाकिस्तान में पीओके में प्लानिंग हो रही है, इसका थ्रेट का लेवल बड़ा है क्योंकि काफी ज्यादा घुसपैठ की भी आशंका है और इस तरीके की वारदात भी पाकिस्तान अंजाम दे सकता है। जी, लेकिन मनीष, अभी हमने देखा है कि 2 दिन 3 पहले ही जिस तरीके से ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसके बाद में वहां पर अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और जो 3 टेररिस्ट बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर आए थे, क्या उसके बाद से कोई सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए हैं? और अगर जिस तरीके से अब थ्रेट मिलने शुरू हो गए हैं उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का लेवल ऑलरेडी काफी ज्यादा रहता है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी काफी एक्टिव रहती है। ऐसे तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो लगातार वो जो पीयूके है, जो एलसी है, उस पर नजर रखी जा रही है, आईबी पे नजर रखी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उनके कहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त यही है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि जितने ये तमाम निगरान हैं उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर की जाए और ज्यादा चुस्त की जाए
ताकि पाकिस्तान अपनी मंशा में कामयाब ना हो पाए। और दूसरी बात, जो डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वो ऐसा पाकिस्तान करने में कामयाब ना हो पाए। जी, लेकिन मनीष, कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर भी तो जोर दिया जाना चाहिए कि क्योंकि अब देखिएगा कि बर्फबारी शुरू हो गई है, पहली बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी के बाद से जो सयाह है वो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या उनमें डर पैदा करने की कोशिश की जाने की फिराक के तौर पर इसे देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑलरेडी हमने देखा है कि तमाम जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं उसमें काफी ज्यादा जो टेररिस्ट हैं फॉरेन ओरिजिन, खासतौर पर अफगानी और पाकिस्तानी मूल के, वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में उनके बारे में कई इनपुट आ रहे हैं कि काफी ज्यादा इंफिल्ट्रेट कराने की कोशिश की गई है और कुछ कामयाब भी हो गए हैं। तो ऐसी वजह में पाकिस्तान को मालूम है कि जब बर्फबारी शुरू होगी और रास्ते बंद हो जाएंगे तो उनको घुसपैठ कराने में दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी उन्होंने ये प्लानिंग की हुई है कि इतने संख्या में आतंकी रहें कि वारदात वो लगातार कंटिन्यू बड़े अटैक करने में कामयाब हो सके। तो ये थ्रेट अभी भी है, लेकिन चूंकि हमारी फोर्सेस भी वहां पर हैं और इसको बेहतर समझ रही हैं, तो जरूर है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। क्या इस खबर को इस नजरिए से भी देखा जाए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद में हुई है दहशतगर्दाना तंजीमों की मीटिंग, क्या ये मैसेज देने की क्लियर कट कोशिश की जा रही है? क्योंकि नक्शा जो अभी नया बना गया है, हिंदुस्तान की तरफ से जो नई लकीरें खींची है, उसमें मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया गया है और जिसकी वजह से जो दहशतगर्द है वो बौखला गए हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी एक रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि चूंकि जैसे नया केंद्र शासित राज्य बना है 31 अक्टूबर के बाद से जम्मू कश्मीर, तो जितने भी लीडरशिप हैं, जो भी टॉप लेवल है, जिनके अपॉइंटमेंट्स होंगे, उन सबको टारगेट करके पाकिस्तान एक मैसेज देना चाहता है कि वो इस तरीके की भारत की कोई भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर हमने देखा कि जो लद्दाख का जो एरिया है उसमें पीओके का कुछ हिस्सा शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और पीओके के तमाम एरिया शामिल किए गए। तो उसको लेकर के भी पाकिस्तान जरूर परेशान है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि लगातार पीओके के अंदर भी प्रोटेस्ट भी हुए हैं कि वो आजादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में वो बड़े हमले कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो अपने देश के लोगों के मैसेज दे पाएंगे कि जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो भारत की जो स्ट्रेटजी है उसको वो सफल नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, कामयाब तो हिंदुस्तानी फौज कभी नहीं होने देंगी। लेकिन एक सवाल जहन में और आता है मनीष, क्योंकि 9 तारीख से जो करतारपुर में ये यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर भी पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि जो खालिस्तानी हैं वो मीटिंग करते हुए वहां पर नजर आते हैं और वो यहाँ पर भेस बदल कर आ सकते हैं। क्या उन सब के बीच भी कुछ इस तरह के इम्कान नजर आ रहे हैं? वहां पर भी सिक्योरिटी के लेवल को किस तरीके से पुख्ता किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान K2 प्लान पे काम कर रहा है। कश्मीर और खालिस्तान पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन पंजाब में हमने देखा कि मिलकती खत्म हो गई थी। उसके बाद दोबारा, और जैसे कि जो उरी में के बाद जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट में जैश के कैंप पर अटैक किया, तो उसके बाद से फिर से पाकिस्तान ने उस प्लान को काफी तेजी से काम करना शुरू किया है। 2 तरीके बनाए गए हैं। एक तो जो कश्मीर में टेरर ग्रुप है उनकी मदद से पंजाब में हथियार को पहुंचाना, या फिर पंजाब के बॉर्डर से भी आतंकियों को घुसपैठ कराना, ताकि वो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों को डिस्टर्ब करें, ताकि हमारी जो फोर्सेज हैं वो एक तरीके से बैठ जाएं और एक बड़ा एरिया क्रिएट कर सके पाकिस्तान, जिससे हमें इससे संभालने में मुश्किल हो। तो ये इस पर हमारी जो एजेंसीज हैं काफी नजर रखे हुए हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ऐसे मैसेज तो नहीं चल रहे हैं, या फिर आतंकियों की बातचीत को भी लगातार पकड़ा जा रहा है। तो हमारी एजेंसी उनसे एक कदम आगे ही है, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी भी और सिक्योरिटी कर ले, अगर 1000 में से एक भी घटना आतंकी जो ग्रुप है वो कामयाब हो जाएंगे, तो वो यही माना जाता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोक नहीं पाई। तो ये एक तो हमेशा खतरा रहेगा, लेकिन फिर भी जैसा कि हम सरकार की बात करें और सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, वो ये कह रही है कि हम हर पाकिस्तान के हर इस तरीके की प्लानिंग से निपटने के लिए तैयार हैं। नजर बिल्कुल निपटने के लिए तैयार है और हमारे फौजी जो है वो लगातार मुस्तैद है इन सभी से निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका मनीष। चलिए बढ़ते आगे। पुलिस ने कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा के बाद आज सोपोर में भी लोगों को पोस्टर लगाकर धमका रहे दहशतगर्दों के 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए 4 OGW के पास से पुलिस को कसीर तादाद में पोस्टर्स और ऑफेंसिव सामान भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए OGW की शनाख्त रमीज अहमद मल्ला, रियाज खालिक पारे, वसीम मंजूर गाजी और अखलाक इम्तियाज शेख के तौर पर हुई है। गौरतलब है कि दहशतगर्द और उनके OGW लगातार कश्मीर में सुधर रहे हालात से बौखलाए हुए हैं और अब वे लोगों को धमका रहे हैं ताकि कश्मीर कहीं पर भी
दुकानें, दीगर कारोबारी इदारे ना खुलें और कश्मीर के अंदर बाहर ये पैगाम जाए कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। आर्टिकल 370 टूटने के बाद से कश्मीर में कई बड़े लीडरान नजरबंद है और नजरबंद लीडरान पर होने वाले खर्च पर अब पैंथर्स पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि पिछले 3 महीने से कश्मीर में बड़े कश्मीरी लीडर नजरबंद है और उन पर अभी तक करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा है और ये सारा खर्च सरकारी खजाने से किया जा रहा है। उन्होंने बड़े होटल्स में रखने पर और साथ ही उन पर होने वाले खर्च की मजम्मत करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। हाल ही में एक नेशनल पेपर में ये रिपोर्टिंग आई थी कि 2 महीनों में उनका खर्चा जो है वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए आया और 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ही सिर्फ 2 करोड़ 65 लाख का बिल जो है वो सरकार को भेजा है, जो सुविधाएं इन पॉलिटिकल लीडर्स को कश्मीर के अंदर दी गई। जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को इन्होंने 10 बाई 10 के कमरों में 2 महीने तक बंद रखा, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से एक शाही मेहमान के तौर पर इनके रखा गया है, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रियासत और देश के आवाम को जवाब नहीं देना? रामबन जिले के संगलदान में रोड की हालत खस्ता है और जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इंतजामिया और रेलवे महकमा के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक जिला रामबन के संगलदान में 15 साल कबल रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया था, जिससे लोग काफ़ी खुश भी हुए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को आसानी की बजाय दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में इश्ताल है। लोगों का कहना है कि संगलदान में शुमाली रेलवे और एयरकॉन लिमिटेड की जानिब से रेलवे स्टेशन और टनल बनाने का काम जारी है, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि संगलदान की सड़क की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। स्कूली बच्चों को भी आमदोरफ्त में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही संगलदान बाजार में गर्दो गुबार होने से भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इंतज़ामिया और रेलवे हुक्काम से गुजारिश की है कि वो लोगों की सहूलत के पेश नज़र संगलदान बाजार में बेहतरी करते हुए रोड तामीर करें और साथ ही पानी वाले टैंकर को बाजार में लाए ताकि लोगों को धूल से निजात मिले, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। एयरकॉन है, नारदान रेलवे है और यहाँ ये हमारे पटेल इंजीनियरिंग है, इन्होंने आज तक इस रोड को नहीं देखा। यहाँ देखो सामान इन जो दुकानदार लाते हैं बेचारे, इनको बेचने के लायक नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है, बनने जा रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने ना कोई यहाँ टैंकर पानी डालता है, ना कोई यहाँ इस बाज़ार को देखता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है और क्या कर रहे हैं ये? हम यही इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि कोई यहाँ ब्लैक टॉप डाले जहाँ थोड़ा धूल कम हो। दुकानों का हाल देखिए, कितना गर्दा यहाँ पे दुकानों पे अंदर है। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने जो भी सरकार है कि यहाँ पे ब्लैक टॉप हो। डस्ट आप देखें करियाना की दुकानों या किसी भी दुकान में जाइए कि 1-1 इंच 2-2 इंच जो है डस्ट जो है वो चढ़ी हुई है। सुबह अगर नहा के आए आदमी तो शाम को पहचाना नहीं जाता है। स्कूली बच्चे जो हैं वो चलते हैं। फौज ने हंदवाड़ा के लांगेट में सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले राइफलमैन भीम बहादुर और मरहूम गनर अखिलेश कुमार पटेल को बीबी कैंट में मुनाकिद एक प्रोग्राम में खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, GOC चिनार कॉर्प और तमाम शोबों की जानिब से कौम के बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि मरहूम राइफलमैन भीम बहादुर पन और मरहूम गनर अखिलेश कुमार पटेल क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे जब उनकी गाड़ी विजिबिलिटी के कम होने की वजह से एक हादसे का शिकार हो गई और इनको शदीद तौर पर जख्मी हालत में फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसे। मरहूम राइफलमैन भीम बहादुर की उम्र 26 बरस थी और फौज को 2014 में ही ज्वाइन किया था और उनका ताल्लुक उत्तराखंड के जिला देहरादून के गोपीवाली अनारवाला गांव से था। दूसरी जानिब मरहूम गनर अखिलेश कुमार की उम्र 24 बरस थी और उन्होंने फौज को 2014 में ज्वाइन किया था। उनका ताउन बताया जाता है कि काफ़ी रहा है और उनका जो ताल्लुक है वो मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के तहसील मंगवन गांव के गुंदरी से था। दोनों के जज्दा खाकी को उनके आबाई गांव पहुंचाया गया, जहां पर उनकी आखिरी रस्मात की अदायगी फौजी एजाज के साथ में की गई। फौज ने कहा कि वो इस गम की घड़ी में उनके
सोगवार कुनबे के साथ खड़े हैं और उनके फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। श्रीनगर में सेंटर फॉर पीस की जानिब से होने वाले सेमिनार को खराब मौसम की वजह से टाल दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए सेंटर फॉर पीस के चेयरमैन ओपी शाह ने कहा कि द रोड अहेड कश्मीर उन्वान से होने वाले प्रोग्राम को खराब मौसम की वजह से टाला जा रहा है। उधर शाह ने वादी में लॉ एंड ऑर्डर और हालात आम करने के लिए सरकार के साथ लोगों के साथ साथ डायलॉग करने की वकालत भी की है। हमारा आज जम्मू एंड कश्मीर द रोड अहेड पर डिस्कशन होना था होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया और फिर आज का मौसम भी ऐसा हुआ कि ये भी एक एडिशनल कारण हुआ। तो अब जो कुछ लोग मित्र दिल्ली से आने वाले थे, मणिशंकर अय्यर भी उसमें से एक हैं, वो भी फ्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों से मैं व्यक्तिगत रूप से ग्रुप्स के साथ बात कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से और विभिन्न मुद्दों पर बात हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति के बारे में और उसमें क्या सुधार लाया जाए इसके बारे में यहाँ पर सुझाव मिल रहे हैं। रामबन में केएएस प्रोबेशनर्स ने एक ग्रुप का डीडीसी नाजिम खान के साथ इंटरेक्टिव सेशन मुनाकिद किया, जहां पर 20 केएएस प्रोबेशनर्स के इस ग्रुप में 5 ख्वातीन भी शामिल रही। इस दौरान डीडीसी ने प्रोबेशनर्स के ग्रुप के साथ अपने तजुर्बे बयान किए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी ओहदेदारों से काफ़ी उम्मीदें होती है, इसलिए आवाम के लिए हमें पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। साथ साथ 20 लोगों के इस ग्रुप में ज़िले भर में घूम घूम कर ज़मीनी सतह पर काम करने के तरीक़ों की जानकारी ली। उनकी सारी की सारी जो उनकी नीड्स हैं जो आज तक कहीं फुलफिल नहीं हो पाई हैं उनको समझे और उनको बेहतर तरीके से सर्विसेज देने की कोशिश कर सके। जैसे हमारे सीनियर्स जो आज तक सब कुछ करते आए हैं, हम उस प्रथा को आगे आगे बढ़ाते रहें एंड वी विल टेक द लीगेसी फॉरवर्ड। तो हम उसी चीज़ में कोशिश करेंगे कि हम उनको रूट लेवल को अंडरस्टैंड करें, कहाँ कहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको हम आगे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हमारा मीटिंग डीसी साहब के साथ था। ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि आपको ह्यूमन इंटरफेस को जो ह्यूमन इंटरवेंशन है एक लेवल पे, वो अगर आप वहाँ से हटा के टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करते हैं, आप टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, तो उससे आप पब्लिक डिलीवरी, पब्लिक जो गुड्स एंड डिलीवरी का सर्विसेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे करप्शन जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वी कैन एक्चुअली डील विद दैट बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसकी वजह से इस पूरे इशू को जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक वो हो सकता है और दूसरा एक्सेसिबल होना। आप जितना एक्सेसिबल हो सकते हैं लोगों की तरफ, आप जितना उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और आप कितना रिलेंटलेसली उन प्रॉब्लम्स को परस्यू करते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। तो जैसे सर ने भी बात की, ई गवर्नेंस, आई सी द फ्यूचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ई गवर्नेंस को अगर हम जितनी जल्दी और जितनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारा सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, उतनी जल्दी हम पब्लिक प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे। और कुछ इनोवेशन जो हम लाना चाहेंगे, इनोवेशंस नहीं, दे आर प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। पब्लिक दरबार लगाना बहुत जरूरी है, पब्लिक तक पहुंचना, उनकी प्रॉब्लम, वी हैव टू एक्चुअली सी द पल्स। हमें उस पल्स को फील करना है कि पब्लिक में मेन प्रॉब्लम चल क्या रही है। एंड आई बिलीव कि जो ये हमारा सिस्टम है, इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गवर्नमेंट और हमारे लोग, पब्लिक, दोनों जो हैं म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हम दोनों को अपनी जो ड्यूटीज़ हैं अच्छे से निभानी है। एक तरफ जहां ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ बनती हैं, उस तरफ कुछ सिटीजन्स की भी ड्यूटीज़ बनती हैं। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। नवंबर के महीने के पहले हफ्ते में ही मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ों पर शदीद बर्फ की बरसात की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फ की सफ़ेद चादर से गुलजार हो रही है, तो श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, बर्फ से ढके घर,
बेनज़ीर रोड पर भी बर्फ ही बर्फ। ये कश्मीर है। नजारा इतना खूबसूरत कि देखें तो बस देखते ही रह जाएं। नवंबर के 7 दिन ही बीते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर के पहाड़ इस सफेद चादर से ढक चुके हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर में। वादी कश्मीर में इस मौसम की पहली बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग सब बर्फ से ढक चुके हैं। कल हुई पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में बीती रात से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। पहाड़ी इलाकों के बाद आज कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बीती रात से ही श्रीनगर और श्रीनगर सहित जितने भी कश्मीर घाटी के मैदानी इलाके हैं वहां बर्फबारी जोरों से हो रही है, जिसके चलते जो कश्मीर को देश से जोड़ने वाले राजमार्ग हैं वो सभी बंद कर लिए गए हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स जो हैं जो सुबह सुबह आपसे बात करेंगे हम, सुबह सुबह आप पैदल जा रहे हैं, क्या वजह है आज गाड़ी नहीं मिल रही है? सर एक्चुअली हमारी क्लास से यहाँ राजबाग में टारगेट PMD में, तो सुबह जब निकले पहले तो एक्चुअली गाड़ी होती भी नहीं है क्योंकि हड़ताल है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा गायब रहा। और ये देखिए ये छात्र था हमारे यहाँ का जिसे सुबह सुबह ट्यूशन पर बिना गाड़ी के आना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से जो है लोगों को दुविधाएं का सामना भी करना पड़ रहा है। रास्ते जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं किए गए हैं। ये श्रीनगर का सबसे पॉश इलाका है राजबाग जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है सड़कों पर फिसलन है, गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी अभी तक भी बहाल नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन ने हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां पर लोगों को कहा गया कि अगर कोई दुविधा हो तो वो उस कंट्रोल रूम से राबता करे। श्रीनगर में 4 इंच तक बर्फ की मोटी परत जमा है। कश्मीर को मुल्क से जोड़ने वाले सभी कौमी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे हवाई ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ा है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फबारी की वजह से अब तक 2 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। बाकी परवाज भी देरी से उड़ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हर तरफ सिर्फ सफेदी छाई हुई है। यह खूबसूरत नजारा सयाहों के लिए बेहद खुशी लेकर आया है। बर्फ के गिरने से कश्मीरी भी खुश हैं, क्योंकि टूरिस्ट की तादाद में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। कश्मीर आए सयाहों ने पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। ये हमारे लिए वाकई में लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हम लोग श्रीनगर आए और हमें बर्फ़ देखने को मिल गई। और घाटी में जो हालात थे उसके बाद ये बर्फ़ का गिरना बहुत सुकून की बात है। और मुझे लगता है इससे और टूरिस्ट लोग आएंगे और ये जो आज के पिक्चर्स जाएंगे तो सब लोग देखें इंडिया में और लोग अट्रैक्ट होंगे इससे आने के लिए। और हम जब कल से कश्मीर में हैं तो कल शाम को हमें ऐसा लगा कि कल शाम को आपको पता है कल काफ़ी बारिश हुई है और कल शाम को हमें ऐसा लगा कि आज सुबह तक बर्फ़ गिर जाएगी। जब हम सुबह उठे तो सुबह बर्फ़ देख के बहुत अच्छा लगा। अपनी खिड़की के बाहर जब बर्फ़ देखी बहुत अच्छा लगा सर दिस सही में ऐसे ही कश्मीर को जन्नत बोला गया। तो कश्मीर इज़ ऑसम सर। It's our first experience. It's really awesome and beautiful. Mashallah, it's good and nice. Please come visit Srinagar because it's really beautiful country and beautiful people and all the people here is very nice and we love it. Our lucky also, we find this one at Srinagar. Actually, we come here 1st November and second we go to Somak. Somak also we got first snowfall there over there. Kashmir actually safe for everyone. Nice country, nice people, and nice everything. Food also nice. जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 नहीं है। जम्मू कश्मीर रियासत से अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ऐसे में कश्मीर को देखने, समझने और कश्मीर की फिजाओं का लुत्फ उठाने के लिए अब सयाह भी कश्मीर आ रहे हैं और लोगों को कश्मीर में आने के लिए भी कह रहे हैं।
पहली बर्फ़ पड़ी है। मैं एक्चुअली मतलब रेगुलरली आता हूँ, लेकिन पहली बर्फ़ का एक मज़ा अलग होता है। कल पूरे दिन भर बारिश हुई तो हमने अनुमान लगाया था हो सकता है सुबह थोड़ी बर्फ़ पड़े, पर इतनी बर्फ़ मतलब ऐसे ही तो नहीं है ये, कि इसीलिए लोग शायद कश्मीर आते हैं। हम भी आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। और कई बार आज जब मैंने फ़ोन किया ना घर पे, तो वो कह रहे, उनका एक ही रिएक्शन था कि हमारी टिकट करा दो, हमें भी ये कश्मीर देखना है जो पहली बर्फबारी वाला कश्मीर होता है। जो बर्फबारी हो रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जो टूरिस्ट है वो भी वादी का रुख करेंगे और अपना लुत्फ़ उठाएंगे। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस कश्मीर की जो पहचान है, और व्हेन इट कम्स टू ब्यूटीनेस ऑफ कश्मीर एंड आई फील कि जो बर्फ़बारी यहाँ पे होती है तो इट्स फर्स्ट थिंग कि जहाँ पे हमारी पहचान लोकेट होती है। अब जरा राजौरी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बर्फ काफी तादाद में गिरी है। यहाँ हो रही बर्फबारी से राजौरी पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह बंद हो गया है। इससे लद्दाख से रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 नवंबर यानी कल तक मौसम के मिजाज तीखे रहेंगे। इस दौरान बर्फबारी और बारिश के इम्कान हैं। नए कश्मीर की ये सुहानी तस्वीर आपको भी जन्नत में आने के लिए मजबूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।